हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, लोकस एकेडमी कोचिंग सेंटर बेगूसराय में पुनः आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए आज के क्लास में हम लोग वहाँ से आगे पढ़ेंगे जहाँ हम पिछले क्लास में वीडियो को रोक दिए थे। पिछले क्लास में जो आपको पढ़ाया गया था वो पढ़ाया गया था चार्जिंग के प्रोसेस के बारे में कि कौन कौन सा प्रोसेस है जिससे अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। इसके बारे में पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ था। चलिए आज के क्लास में हम लोग तो कूलम्स लॉ चालू करेंगे और पिछले क्लास में हम ये बात बताए भी थे कि जब कभी हम मिलेंगे तो कूलम के नियम के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक नोट लिखना बोर्ड के ऊपर ज़रूरी है। तो हम वो सारा नोट बोर्ड के ऊपर लिख दिए जो कहीं ना कहीं अपने लिए इम्पोर्टेंट है, आगे की बात को समझने में ये हेल्प करेगा। इसलिए हम 4 नोट लिखे हैं, वो 4 नोट को हम रीड आउट कर देते हैं, समझा भी देते हैं। आप उसे पॉज करके मेंशन कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग जो है ना कूलम के नियम के ऊपर बात करेंगे। आज के क्लास में हम लोग कूलम के नियम को स्टार्ट भी करेंगे और कोशिश रहेगा उसे एंड भी कर लें, कोशिश रहेगा अगर टाइम बचा तो। चलिए देखिए जरा ध्यान से, पहला नोट लिखा गया आवेशित वस्तु को यहाँ कोमा कर लीजिए। आवेशित वस्तु को खींचता भी है और कभी धक्का भी देती है। इसका ये मीनिंग है कि ये कोई अगर चार्ज बॉडी है पॉजिटिवली और ये अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसको क्या करेगा, अरे रिपेल करेगा, दूर भेजेगा। और यहाँ अगर कैसा हो नेगेटिव तो क्या करेगा, खींचेगा। तो कभी क्या करता है, धक्का देता है और कभी दूर भेजता है। ये पहला पॉइंट था, समझ ही गए होंगे आप। दूसरा क्या है, आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को एक साथ खींचता भी है और धक्का भी देता है। कहने का ये मीनिंग है कि ये कोई आवेशित वस्तु है, ये कोई अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु का क्या मीनिंग, इसके पास नेट चार्ज कितना है, इसके पास नेट चार्ज कितना है, 0। और ये बॉडी जो है वो कैसा बॉडी है, बोलेंगे चार्ज बॉडी। तो ये पॉजिटिवली चार्ज, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसको किधर खींचेगा, इस तरफ। तो यहाँ होगा माइनस और इस एंड पे क्या होगा जी, प्लस। कैसे डेवलप होता है, हम जब इंडक्शन पढ़ा रहे थे वहां हम आपको समझाए। प्रेरण के बाद जब प्रेरण विधि से हम लोग अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर रहे थे तो वहां पे ये बात डिस्कस किया गया था। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब जरा बताइए पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, खींचेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, दूर भेजेगा। तो जरा आप देखिए ध्यान से, एक साथ क्या हो रहा है, आकर्षण भी और एक साथ विकर्षण भी। अगर वही यहाँ निगेटिव रहता तो इसको क्या करता, अगर निगेटिव तो यहाँ प्लस आता, यहाँ माइनस आता। तो होता क्या, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस दिखता, तो ये माइनस इस माइनस को रिपेल करता, ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, हो रहा है आकर्षण का ही बल लग रहा है और विकर्षण का भी बल लग रहा है। लेकिन फाइनल अगर देखा जाए तो क्या होगा, रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा। तो इसका जवाब है रिजल्टेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं आकर्षण होगा। जरा आप देखिए कि अब आकर्षण क्यों, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ उतना ही चार्ज यहाँ, और ये चार्ज तो दोनों के लिए फिक्स है। हम लोग कूलम फोर्स पढ़ेंगे आज की क्लास में, डिराइव भी करेंगे हम लोग। के ये C Q1 Q2 बाय R स्क्वायर या K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब जरा बताइए कि Q1 Q2 अगर ये दोनों को लें तो Q1 Q2 बराबर, ये दोनों को लें Q1 Q2 बराबर है ना, ये बराबर और ये भी बराबर मैग्नीट्यूड में। हाँ ठीक है, एक प्लस एक माइनस। अब जरा बताइए ये और R दोनों का क्या है, इसका R ये होगा और इसके लिए R यहां से लेके यहां तक होगा। कौन सा डिस्टेंस बड़ा है, ये वाला। अगर ये डिस्टेंस बड़ा है तो कूलम फोर्स होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर या C Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब R जिसका बड़ा है फोर्स क्या होगा, कम। जिसका R छोटा उसका फोर्स क्या होगा, ज्यादा। अब ये फोर्स है ज्यादा, ये फोर्स है कम। रिजल्टेंट किधर होगा,
बोलेंगे ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये है बड़ा वेक्टर। अरे ये वेक्टर कैसा है? बड़ा, मतलब यहाँ पे जो फोर्स, और यहाँ पे कैसा? छोटा, यहाँ पे कैसा? छोटा। अब रिजल्टेंट बताइए किधर जाएगा? बोलेंगे रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा, तो आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। तो ये था कहानी किससे कंसर्न? बोलेंगे आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को एक साथ खींचता भी है और धक्का भी देता है। चलिए अब आ जाइए 3 नंबर पॉइंट पे, चार्जिंग। ये है चार्जिंग लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? चार्जिंग। चार्जिंग की घटना में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। देखे ही थे आप जब हम लोग पढ़ रहे थे चार्जिंग का प्रोसेस, उसमें हम रबिंग बताए थे, तो रबिंग में कौन पार्टिसिपेट किया? बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। और ऐसे भी जब भी कोई अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना हो तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी मेटल कंडक्टर के अंदर फ्री रहता है। क्यों रहता है फ्री? क्योंकि बताओ उसको एनर्जी मिल जाता है। रूम टेम्परेचर पे कोई मेटल बॉडी के अंदर का इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? फ्री हो जाता है। तो उसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कुछ एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ चार्जिंग की घटना में केवल और केवल कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन। ये भी बात आप समझ ही गए। 4 नंबर आ जाइए, चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन, जब भी एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना हो तो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के किस पे जाता है? दूसरे बॉडी पे। जिससे निकलता है ना तो वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्यों? क्योंकि मान लो कोई सा बॉडी है, उसके पास 5 प्लस चार्ज 5 माइनस है। अब जरा बताइए कि अगर एक माइनस निकल गया तो 4 माइनस बचा, 5 प्लस बताइए। 4 माइनस इसमें से 4 प्लस को न्यूट्रल करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये हो गया, ये है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये होगा पॉजिटिवली बॉडी, ये है। अब आ जाइए न्यूट्रल बॉडी, मतलब नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0। मतलब जब इसके अंदर ना ही इलेक्ट्रॉन गया ना इससे इलेक्ट्रॉन निकला। अब देखिए बी के साथ क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां गया। मान लो इसके पास 5 प्लस है 5 माइनस है, और एक माइनस आ गया एक्स्ट्रा, 6 माइनस हो गया 5 प्लस हो गया। 5 प्लस 5 माइनस को कैंसिल करेगा, एक माइनस बच जाएगा, नेगेटिव बॉडी। अब किसका मास ज्यादा होगा? अरे भाई इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन निकला तो अपने साथ मास लेके गया, क्योंकि चार्ज जब भी चलता है तो उसके साथ कौन चलता है? द्रव्यमान। तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका मास क्या हो गया? घट गया। जिस पे गया उसका बढ़ गया, मतलब इसका बढ़ा, ये घटा। निगेटिवली बॉडी यही ना होगा, उसका बढ़, इसका बढ़ गया। पॉजिटिवली बॉडी कौन सा होगा? ए, इसका घट गया। न्यूट्रल इससे बड़ा पर उससे छोटा। तो ये था 4 पॉइंट जिसे हम डिस्कस कर दिए। आप इसे पॉज करके नोट कर लें। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कूलम्ब का नियम, यानी कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए अब हेडिंग डालिए कूलम्ब्स लॉ। यहां लिखा गया कूलम्ब का नियम। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 1785 ईस्वी में ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे कूलम्ब, जो एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन सामने लाए। वो ये लाए कि एक रेस्ट चार्ज दूसरे रेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाता है? बल लगाता है। मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो बल लगाता है, या दूसरा चार्ज पहले चार्ज के ऊपर जो बल लगाता है, इसके बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? कूलम्ब। इस नियम के अनुसार, क्योंकि ये प्रयोग करके देखे थे और प्रयोग करके देखे और इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ नियम बनाए कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर, दूसरा चार्ज पहले चार्ज पार्टिकल के ऊपर बल लगाएगा तो वो कितना लगाएगा। तो इसका जवाब है ये जो बल लगाता है इनके अनुसार, और यही तो बताए किसके बारे में कि एक रेस चार्ज दूसरे रेस चार्ज के ऊपर, दूसरा रेस चार्ज पहले रेस चार्ज के ऊपर क्या लगाता है? बल। तो ये होता कितना है? तो इसका जवाब है ये जो बल होता है वो समानुपाती होता है दोनों चार्ज के गुणनफल के। किसके समानुपाती होता है? दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती। अब आप मान लो ये Q1 है, ये क्या है? Q2। तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो किस तरफ लगाएगा जी? इस तरफ। ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो किस तरफ लगाएगा? इस तरफ। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसा चार्ज है? सिमिलर। सिमिलर चार्ज रिपेल करेगा,
ये माइनस, तब भी बताओ यही कंडीशन दिखेगा आपको। तो ये बल का सिर्फ हम परिमाण लिखे, ये बल का क्या लिखे, परिमाण। तो Fc जो होता है ना वो समानुपाती Q1 इंटू Q2 के, यानी इनके अनुसार जो बल होता है ना, कौन सा, कूलम बल समानुपाती होता है दोनों चार्ज के गुणनफल के। और ये कूलम बल जो है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, बोलेंगे 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी 1/r² के नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होगा r² के। किसके व्युत्क्रमानुपाती, बताओ व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका जवाब है व्युत्क्रमानुपाती जो होगा वो r² के, और समानुपाती जो होगा Q1 इंटू Q2 के। किस नियम के अनुसार, तो बोलेंगे कूलम्ब के नियम के अनुसार। ये जो भी बात आप देख रहे हो ना, ये एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट ये सामने निकाल के लाए। और ये बल लग रहा है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर, दूसरा चार्ज पहले चार्ज पार्टिकल के ऊपर, क्या लगा रहा है, बल। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये चार्ज कैसा होना चाहिए, चार्ज जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। चार्ज किस में होना चाहिए, रेस्ट में। और ये दोनों आवेश कैसा आवेश होना चाहिए, बिंदु आवेश। कैसा आवेश होना चाहिए, बिंदु आवेश। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर बिंदु आवेश हम लोग किसे कहते हैं। याद रखिएगा, हम लोग बिंदु आवेश उस आवेश को कहते हैं ना, ध्यान सुनिएगा, बिंदु आवेश हम लोग उस आवेश को कहते हैं ना जो कहीं ना कहीं जो आवेश जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, मतलब यहाँ या यहाँ आवेश जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेंथ है ना, वो ये दोनों के बीच का जो गैपिंग है, इसके कंपैरिजन में अगर छोटा हो तो हम लोग बिंदु आवेश बोलेंगे। और ये दोनों चार्ज के गैपिंग के कंपैरिजन में ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा हो, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। कौन सा चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यानी वितरित आवेश, और एक होगा बिंदु आवेश। तो याद रखिएगा, बिंदु आवेश तब जब यहाँ पे या यहाँ पे आवेश का वितरण ये दोनों के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में छोटा हो, उस आवेश को क्या बोलेंगे हम लोग, बिंदु आवेश। तो आप ये दोनों बात समझ ही गए। तो इनके अनुसार क्या होना चाहिए, कूलम्ब के नियमानुसार कूलम्ब बल जो होना चाहिए दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर, मतलब समानुपाती होता है। और ये जो बल है कूलम्ब बल, वो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फिर से दोनों, ये जो कूलम्ब बल होता है दोनों चार्ज के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, और दोनों के ऊपर जो बल लगता है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये कहीं ना कहीं नियम जो है वो किनका नियम है, कूलम्ब का नियम। लेकिन इसके लिए कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि आप इस नियम को लगाइए, लेकिन कुछ लिमिटेशन ये दोनों आवेश कैसा होना चाहिए, बिंदु, और कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। चलिए, ये तो बात आप समझ ही गए। अब अगर यहां से हम देखें, ध्यान से जरा सुनिएगा, यहां से अगर हम देखें तो Fc समानुपाती लिख सकते हैं क्या, ये इक्वेशन मान लो 1, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2। क्या हम Fc समानुपाती लिख सकते हैं क्या, Q1 इंटू Q2/r², कोई डाउट है इसमें, समझ ही गए होंगे आप। क्या ये लिख सकते हैं हम Fc इक्वल टू C Q1 इंटू Q2/r², कोई दिक्कत तो नहीं। इस C को क्या बोलते हैं हम लोग, इस C को बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, यानी कूलम्ब को बोलते हैं कूलम्ब नियतांक, कूलम्ब नियतांक। अब ये Fc इक्वल टू आ गया C Q1 Q2/r², इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम्ब नियतांक बोलते हैं। अब देखिए, पहले जो है ना हम इस C के ऊपर बात कर लेते हैं, मतलब इस C का SI यूनिट क्या होगा, इस C का CGS यूनिट क्या होगा, इस C का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। चलिए पहले इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसके ऊपर, जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग SI यूनिट के ऊपर। यानी SI यूनिट क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दो,
क्या हम C इक्वल टू लिख सकते हैं? जरा देखिए तो FC, अरे यहां देखो ना, FC इंटू आर स्क्वायर डिवाइड Q1 इंटू Q2। अरे दिक्कत है क्या? ये सफिक्स में है C, यहाँ है साहब, यहाँ घबराना नहीं है। अब जरा बताइए FC की जगह क्या लिखें? न्यूटन। आर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 है तो क्या इसको हम लोग लिखें? C स्क्वायर। क्या आ गया बोलिए जल्दी? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2, ये आ गया। ये C का क्या आ गया? बोलेंगे SI यूनिट। अब अगर सीजीएस यूनिट के ऊपर बात करें तो क्या होता है? न्यूटन के जगह डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर की जगह स्टेट कूलम पे पावर -2। याद रखिए हम सबको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये सब बात जब हम डिस्कस कर देंगे तो बोर्ड के ऊपर सारी बात को लिखेंगे, और वो सब बात जब हम ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट लिखेंगे सी का तो ये डायरेक्ट लिख देंगे। ये कैसे आया नहीं समझाएंगे, आप इसे कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा, कहीं रफ करके नोट कर लीजिएगा। जब आप लिखिएगा ना सी का ऐसा यूनिट, वहीं बगल में आप लिख लीजिएगा। ये कैसे आ रहा है हम समझा ही रहे हैं। तो ये सी का क्या आ गया? बोलेंगे ये सी का आ गया एसआई मात्रक, ये सीजीएस मात्रक। अब हम सी के डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव आता है, ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव आता है। आ जाइए डायमेंशनल फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? जरा बताइए न्यूटन के लिए क्या लिखे हम? ml t पे पावर -2, मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर, कूलम टू द पावर -2। क्या कूलम की जगह हम 80 लिखें? अरे कूलम की जगह हम 80 नहीं लिखेंगे। अरे पढ़े हो ना I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इक्वल टू कितना होगा? I इंटू टी, नहीं होगा। अब जरा बताइए I के लिए A, T के लिए T, लेकिन वहां क्या है? A T पे पावर कितना? -2। अब बताइए कितना आ गया? ml l l स्क्वायर, तो l क्यू होगा T पे पावर -2, और क्या होगा जी? A पे पावर -2 और T पे पावर -2, तो कितना आ गया? ml क्यू T पे पावर -4 A पे पावर -2। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम एसआई यूनिट के ऊपर भी बात कर लिए साहब, सीजीएस यूनिट के ऊपर भी बात किए, और ये किसके ऊपर? बीमीय सूत्र के ऊपर बात किए। यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा। अब चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, हम एक एक बात समझा रहे हैं, बस ध्यान आपको बस यहाँ देना है, ध्यान देते जाइएगा, बात आपको समझ में आते जाएगा। अब जरा देखिएगा थोड़ा सा और, FC इक्वल टू कितना है? C Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बोलो है या नहीं? Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। इस C का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये C का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? एप्सिलॉन। याद रखिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, इसको क्या रीड आउट कीजिएगा? एप्सिलॉन। याद रखिएगा एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम? परमिटिविटी। हम हिंदी भी लिखेंगे परमिटिविटी, प्रावैधुत। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रावैधुत। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रावैधुत। फिर से क्या बोलते हैं? प्रावैधुत। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसका जो, अब पहले हम लोग ये समझते हैं कि परमिटिविटी होता क्या है। इसको जरा समझिए आप, ध्यान सुनिएगा। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी, ये सब गुण होता है ना, ये सब गुण होता है ना, वैसे ही ये जो कहीं ना कहीं परमिटिविटी मतलब माध्यम का गुण होता है, तो परमिटिविटी जो है ना, ये भी किसका गुण है? बोलेंगे माध्यम का गुण है। तो जब भी ऐसा ऑब्जर्व किए कूलम साहब, ऐसा देखे कि जिस दो चार्ज के बीच का परमिटिविटी ज्यादा है ना, फिर से जिस दो चार्ज के बीच परमिटिविटी क्या है? ज्यादा, मतलब इस एप्सिलॉन का मान ज्यादा
एप्सिलॉन का मान क्या ज्यादा, तो उस केस में जो बल लगता है एक दूसरे के ऊपर सेम डिस्टेंस पे अगर चार्ज रखा हो तो कम। तो यहाँ का माध्यम अगर ज्यादा, मतलब ये अगर ज्यादा, तो बल क्या लगता है कम। तो जरा हाँ ये ऑब्जर्व किया गया। चलिए ये तो बात आपको समझ में आया, ये ऑब्जर्व किया गया तो याद रखिएगा, एप्सिलॉन ज्यादा तो बल क्या कम, और एप्सिलॉन कम तो बल क्या ज्यादा। ये माध्यम का गुण होता है जो बल को प्रभावित करता है। ठीक है, ये बात हम लोग लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर ले हम, थोड़ा सा डिस्कस ये करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिस्कस ये करेंगे। याद रखिएगा ये जो C का मान है वो फिक्स होता है फिक्स माध्यम और फिक्स डिस्टेंस के लिए, फिक्स माध्यम किसके लिए, सॉरी फिक्स माध्यम के लिए, डिस्टेंस के लिए नहीं, फिक्स माध्यम के लिए। चलिए पहले यहाँ हम लोग आते हैं, C इक्वल टू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन। पहले इसको समझिए आप कि सर यहाँ 1/4 पाई क्यों लिया गया, क्या ऐसा कुछ नहीं ले सकते थे 4 पाई एप्सिलॉन 1/2 किए, एप्सिलॉन को नीचे लिखे, क्या यहाँ नहीं लिख सकते? ऐसा कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेगा और स्वाभाविक है, चलना भी चाहिए। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, जरा देखिए कि ये इसको समझते हैं पहले हम कि 1/4 पाई कहाँ से आया, फिर एप्सिलॉन को भी समझ लेंगे। देखो जरा, ये कोई चार्ज है क्यू, ये कोई चार्ज है क्यू, बिंदु आवेश है, ये चार्ज प्लस क्यू है, बिंदु आवेश है। अगर यहाँ हम कोई स्मॉल क्यू रखे बिंदु आवेश, तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा, किधर लगाएगा बोलेंगे इस तरह। फिर बता, अगर हम वही चीज को यहाँ रख दें तो क्या इसके ऊपर बल लगेगा, किधर लगेगा नीचे, यहाँ किधर लगेगा जी, फिर यहाँ रखेंगे तो ऊपर, यहाँ रखेंगे तो इस तरफ, यहाँ तो इस तरफ, यहाँ तो इस तरफ, यहाँ तो इस तरफ, यहाँ तो इस तरफ, पीछे तो उस तरफ। जरा आप ये बताइए, ये जो बल लग रहा है, ये जो बल लग रहा है वो कहीं ना कहीं कितने एंगल में, तो बोलेंगे 4 पाई एंगल में। एक बिंदु है, इसके चारों तरफ कितना एंगल, बोलेंगे 4 पाई। जरा आप सोचिए, जरा ध्यान सुनिएगा, कुल लाइनों की संख्या, ध्यान सुनिए, कुल लाइनों की संख्या, कुल लाइनों की संख्या में कितना एंगल कवर किया जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। टोटल नंबर ऑफ लाइन जो है वो कितने एंगल में, ध्यान सुनिए ना, टोटल नंबर ऑफ मतलब लाइन जो है वो कितने एंगल में, बोलेंगे 4 पाई में। यानी टोटल लाइन, ध्यान सुनिए, टोटल लाइन, टोटल, अरे यहां से भी निकल रहा है, यहां से बहुत सारा लाइन निकलेगा ना। टोटल लाइन के लिए कितना एंगल है 4 पाई। तो सिंगल लाइन के लिए क्या होगा, सिंगल लाइन के लिए क्या होगा जल्दी बताइए, 1/4 पाई। और देखो ना ये चार्ज है, इसी चार्ज को एक ही लाइन यूज किए ना, अरे ये चार्ज है, यहाँ चार्ज रखिए, एक ही ना लाइन यूज की है, एक लाइन अगर यूज किया तो जरा आप देखिए ना 1/4 पाई नहीं हो, 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन आ गया, क्या आ गया एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, बोलेंगे माध्यम का गुण। और ये अगर दोनों के बीच ज्यादा हो ना तो बल क्या होता है कम। और C का इसके साथ रिलेशन देखिए आप, ये अगर बढ़ा तो ये बढ़ेगा, ये अगर घटा तो ये घटेगा। अब जरा बताइए C का इसके साथ कैसा संबंध करें हम, ध्यान सुनिएगा, C के साथ कैसा रिलेशन रखे एप्सिलॉन का, इसके बढ़ने से बढ़ेगा और इसके घटने से घटेगा। बोलेंगे सर अपोजिट रिलेशन रखिए। देखो ना C इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये कहां से आया समझ गए, एप्सिलॉन को कहां रखे नीचे, क्योंकि ये अगर कम होगा तो ये ज्यादा होगा और ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा। अरे ठीक है, इसके ज्यादा होने से ये ज्यादा होना चाहिए, तो ठीक है, इसका इसके साथ रिलेशन जोड़ दो ना, इसका इसके साथ क्या होगा, C इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। मतलब ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो बल भी क्या होगा कम, ये कम तो ये ज्यादा तो ये भी क्या होगा ज्यादा। देख लो आप, समझ ही गया होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन से कंसर्न बात। अब बात आया कि सर इस C का फॉर्मूला यही होगा या कुछ और भी होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान सुनिएगा, सिर्फ सब कुछ सुनते जाइए आप, सब कुछ सुनते जाइए। इस C का वैल्यू जो है ना हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी यूज करते हैं।
और इस c का वैल्यू हम लोग लेंगे 1/4πε∨m। इस c का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट कब लेते हैं हम लोग? तो इसका जवाब है एप्सिलॉन नॉट तब लेते हैं जब दो माध्यम के बीच एयर या वैक्यूम हो, यानी हवा या निर्वात हो। देखो इन प्रैक्टिकली होता क्या है कि दो माध्यम के बीच हवा या निर्वात ही होता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी कहीं अगर दो चार्ज पड़ा हो तो दोनों के बीच क्या है, बोलेंगे हवा या निर्वात है। इसलिए इसके लिए जो है ना एक अलग सिंबल बनाया, और इसके अलावा जो मीडियम है ना उसके लिए हम लोग सिर्फ यूज किए एप्सिलॉन m। इसको जो हम लोग पढ़ते हैं लिखे थे एप्सिलॉन, क्या पढ़ते इसको? एप्सिलॉन। इसको क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन नॉट। दो बार बोल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है? एप्सिलॉन मीडियम। क्या है जी? एप्सिलॉन मीडियम। तो जरा बताइए, अब जरा देखिए यहाँ पे तो कोई फिक्स नहीं है कि किस मीडियम का। अरे हाँ ठीक है, अगर मीडियम को फिक्स कर दे तो सी फिक्स हो जाए, और मीडियम को फिक्स नहीं करे तो सी फिक्स नहीं होगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे तो मीडियम फिक्स हो गया ना, इसलिए इसका वैल्यू भी फिक्स हो जाता है। और वो वैल्यू कितना होगा? तो इसका जवाब है, ये वैल्यू ऑब्जर्व करके देखा गया 9 × 10⁹। यूनिट क्या होगा जी? बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। अभी समझाए थे, तो ये आ गया 9 × 10⁹। ये कैसे निकाला गया? आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये कैसे आया? जरा देखिए आप ध्यान से, अगर ये 30 है, ऑब्जर्व करके देखा गया, ये मालूम ये मालूम ये मालूम, और ये अगर 5 है, ये 30 है ये 5 है, तो ये कितना होगा? तो बोलेंगे 6 होगा, तभी तो 6 × 5 30 होगा। अब जरा देखो कि ये सब हमको मालूम है, अब इसमें इस रिजल्ट में क्या प्रोडक्ट करें जो ये मिल जाए? तो इसका जवाब है ये प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपको ये मिल जाए। ठीक, 9 × कितना? 10⁹। ये किसका वैल्यू है? C का वैल्यू है। याद रखिएगा, ये तब यूज करते हैं जब क्या हो, दो आवेश के बीच एयर या वैक्यूम, और ये एयर या क्या? वैक्यूम। और ये तब यूज करते हैं जब क्या हो, अदर माध्यम इसके अलावा, अदर मीडियम, अदर माध्यम किसके अलावा? बोलेंगे सर एयर या वैक्यूम के अलावा। तो ये तो हुआ C से कंसर्न कुछ हुआ है। चलिए अब जो है ना हम लोग बात करते हैं किससे कंसर्न? एप्सिलॉन से कंसर्न। किससे कंसर्न? अब हम एप्सिलॉन का ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। किसका? एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन का ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। हम सब बात को बोर्ड के ऊपर जो है ना लिख देंगे, घबराना नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, हर एक बात लिख देंगे। बट जो भी बात आपको समझाया जा रहा है आप उसे समझिए। एक बार अगर वीडियो देखे समझ में नहीं आया तो आप उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल में रखिए, फिर उसे देखिए। आप अगर डाउनलोड करने का इच्छा नहीं हो तो बार बार जो है ना वीडियो को रिपीट करके आपको देखते रहना है। चलिए तभी आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम लोग एसआई यूनिट के ऊपर। किसके एसआई यूनिट के ऊपर? एप्सिलॉन के एसआई यूनिट के ऊपर। इसके, अरे इसका एसआई यूनिट जो होगा इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। चलिए तो हम लोग एसआई यूनिट के ऊपर बात कर लेंगे। जरा देखिएगा ध्यान से, हम पढ़े हैं ना FC = CQ1 × Q2 / क्या? R²। तो यहाँ से अगर C देखें तो कितना हो जाएगा? FC × कितना? R² डिवाइड C²। कोई डाउट तो नहीं? FC के लिए यूज करते हैं न्यूटन, R² के लिए मीटर स्क्वायर, कूलम्ब R² के लिए क्या यूज करेंगे? हाँ देखो ये है ना FC R², यहाँ क्या होगा? Q1 × Q2, यही होगा ना। अब जरा देखो FC के लिए न्यूटन, R² के लिए मीटर स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा जी? कूलम्ब का स्क्वायर। तो कितना आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब के पावर -2, ये आ गया। अब जरा देखिए ध्यान से, जरा ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। कितना है? C = 1/4πε। अरे यही है, देखो जरा ध्यान से। अब जरा बताइएगा, एकदम ध्यान से बताइएगा
क्या एप्सिलॉन इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई सी? अरे बोलो ना। अब जरा बताइए, ये जो है 1/4 पाई, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो बच क्या गया 1/c। अब जरा बताइए 1/c, c के जगह क्या है? c के जगह क्या है? c के जगह क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पे पावर -2। अब इसको क्या लिखें? न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2 और कूलम पे पावर 2। ये आ गया क्या? ये क्या आ गया? बोलेंगे सर ये आ गया SI यूनिट। क्या आ गया? SI यूनिट। किसका SI यूनिट आया? तो बोलेंगे सर ये SI यूनिट आ गया एप्सिलॉन का। न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर 2 और c टू द पावर मतलब -2 c टू द पावर 2। कैसे आया देख लीजिए आप फिर से। c इक्वल टू कितना हो जाएगा? fc × r स्क्वायर q1 × q2। fc की जगह न्यूटन, r स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर, q1 q2 की जगह c स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये गया ऊपर कूलम टू द पावर -2। तो क्या आ गया? ये आ गया किसका? c का। अब c इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जगह क्या लिखेंगे? 1/4 पाई c। अब 1/4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है। अब बताओ 1/c बचा, c की जगह रख दिए न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पे पावर -2। अब इसको ऊपर भेज दिए न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2 और c टू द पावर 2। तो ये आ गया एप्सिलॉन का क्या? SI यूनिट। अब बात करें हम CGS यूनिट के ऊपर। देखिए जरा CGS यूनिट क्या होगा। हम सब बात को बोर्ड के ऊपर लिखेंगे, आप सारी बात को आप अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा, जिससे आगे कुछ भी पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा। न्यूटन की जगह क्या लिखें? डाइन। डाइन पे क्या होगा? -1। मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिखें? सेंटीमीटर पे पावर क्या होगा? -2। c स्क्वायर की जगह क्या लिखें? बोलेंगे सर c वो कूलम है ना, स्ट्रेट कूलम स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? ये आ गया एप्सिलॉन का कौन सा यूनिट? CGS यूनिट। अब हम बात करेंगे इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर। इसके ऊपर डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। ये सब बात को जो है ना अपने कॉपी में अगर मेंशन करते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मेंशन नहीं करते तो इसको आप समझिए पहले, फिर हम बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। सारी बात को आप नोट कर लीजिएगा, सारी बात को। डायमेंशनल फॉर्मूला SI डायरेक्ट लिखेंगे, ये एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कैसे आया, कैसे अभी कर रहे हैं, जरा देखिए आप ध्यान से। अब बात करेंगे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर। पहले आप ये बताइए FC इक्वल टू कितना आया? c q1 q2 बाय क्या? r स्क्वायर। तो यहां से अगर c देखें तो कितना हो जाएगा जी? FC इंटू r स्क्वायर q1 इंटू। अब हम बात करें FC के ऊपर, तो FC है न्यूटन, FC का ऐसा यूनिट न्यूटन। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो ml t पे पावर -2 और क्या होगा जी? l स्क्वायर डिवाइड q1 q2 है, q1 q2 के लिए क्या लिखेंगे? I इंटू टी। अरे ध्यान दीजिए, I स्क्वायर टी स्क्वायर, सॉरी जरा देखो, ये है q1 q2 तो क्या कूलम स्क्वायर लिखें। अब जरा बताइए I इक्वल टू कितना होता है? q बाई टी। तो q इक्वल टू कितना होगा? I इंटू टी। I के लिए a, t के लिए t। अब देखिए यहाँ c स्क्वायर है, यानी c स्क्वायर का क्या मीनिंग? कूलम का स्क्वायर। अब यहाँ क्या है? कूलम, तो a t कूलम का स्क्वायर यानी a स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये क्या होगा? a स्क्वायर t स्क्वायर। तो कितना आ गया जी? कितना आ गया? जरा ध्यान दीजिए तो कितना आ गया, जरा देखिए तो कितना आ गया, जरा बताइए। m l l l मतलब l l स्क्वायर, तो क्या होगा? l क्यूब। बोलो हो जाएगा। फिर क्या होगा? t टू द पावर -4 और a टू द पावर -2, यही होगा, चेक कर लो। m l क्यूब, t पे पावर ये पड़ गया -4, फिर a पे पावर -2। अब ये तो आया c का, ये किसका आया जी? c का। अब अगर हम देखें c इक्वल टू होता कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। बोलो होता है या नहीं होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। हम इसको मिटा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। हम ध्यान देते जाइएगा, ध्यान देते जाइएगा।
C इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब जरा बताइए कि हम एप्सिलॉन इक्वल टू क्या लिखें, 1/4 पाई C लिखें। क्या इसका कोई यूनिट होता है क्या? नहीं। तो क्या बचा 1/c। वह बता C का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, 1/mL3। ध्यान दीजिए, फिर कितना है K⁻⁴, फिर कितना है K⁻²। तो कितना आ गया M⁻⁻1, L⁻⁻3, T⁻⁴, A⁻²। लो क्लियर हो गया। तो ये क्या था, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, बोलेंगे सर एप्सिलॉन का। SI यूनिट भी, CGS यूनिट भी, डायमेंशनल फॉर्मूला भी, इसके ऊपर भी बात कर लिए हम। अब चलिए, अब हम इस एप्सिलॉन का वैल्यू देखते हैं। किसका, एप्सिलॉन का। बेसिकली एप्सिलॉन का नहीं, एप्सिलॉन नॉट का, क्योंकि अलग अलग मीडियम का अलग अलग होगा परमिटिविटी, लेकिन अगर निर्वात या एयर हो उसका क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। जरा ध्यान दीजिएगा, C इक्वल टू कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब यहाँ नॉट है तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच क्या है, माध्यम, बोलेंगे सर एयर या वैक्यूम। अब जरा बताइए, ध्यान सुनिएगा, क्या हम यहां लिख सकते हैं C का वैल्यू 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब इसका निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होगा बोलिए। तो इसका जवाब है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर भेज दो आप, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई 9 × 10⁹। इसका जब वैल्यू आप निकालिएगा ना तो ये आएगा 8.85 × 10⁻²। 8.85 × 10⁻²। याद रखिएगा, ये भी रिजल्ट बहुत काम का रिजल्ट है, 8.85 × 10⁻²। अब SI यूनिट, CGS यूनिट जो भी होगा आप समझ ही सकते हो किसके जस्ट अपोजिट होगा, बोलेंगे C के जस्ट अपोजिट होगा। और C का क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पे पावर -2। तो इसका क्या होगा, न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2 कूलम का स्क्वायर। तो ये क्या लिखे हम, एप्सिलॉन का मान कितना आया 8.85 × 10⁻²। तो जो भी बात हम पढ़ाए ना, जो भी बात हम बताए ना, वो सब बात को बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा बारी बारी से, मतलब 1 टाइम नहीं होगा, 2 टाइम बोर्ड के ऊपर लिखना होगा। आप सब कुछ को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर आज के क्लास में टाइम मिला तो हम लोग करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, यानी आपेक्षिक परावैद्युत, आपेक्षिक रिलेटिव परावैद्युत है ना, उसके ऊपर बात करेंगे। और वो जिस दिन पढ़ लेंगे ना, वो जिस दिन हम लोग समझ लेंगे ना, तो हमको समझ में आ जाएगा कि अगर दो आवेश के बीच एयर या वैक्यूम के अलावा कोई अदर माध्यम हो और उसका परावैद्युतांक के टाइम्स ज्यादा हो, किससे, बोलेंगे एयर या निर्वात से। तो जितना ज्यादा टाइम्स ज्यादा होता है ना के, उतना टाइम्स फोर्स घट जाता है। वो प्रूफ करेंगे हम आज के क्लास में। तो चलिए, सबसे पहले जो भी बात हम समझाए उसे बोर्ड के ऊपर मेंशन करते हैं, आप नोट कीजिए, और समय बचा तो फिर आगे पढ़ेंगे, नहीं तो इस वीडियो को यहीं रोक देंगे। चलिए, तो पहले जो भी बात हम बताए हैं, बोर्ड के ऊपर समझाएं, उसे लिखते हैं, आप उसे नोट कर लें। तो यहाँ लिखा गया, जरा ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब का नियम। जरा देखिए, यहाँ लिखा गया, रीड आउट करते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, ये दोनों स्थिर बिंदु आवेश लिए, इसमें से कोई सा प्लस कोई सा माइनस, दोनों प्लस दोनों माइनस हो सकता है। बिंदु आवेशों के बीच, हम बिंदु आवेश समझा चुके हैं, इससे पहले जो भी बात हम किए वहाँ पे बिंदु आवेश से कंसर्न कुछ बात हुआ था, हम समझा चुके हैं। बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तब रहेगा
जब दोनों कैसा चार्ज हो, डिसिमिलर, और प्रतिकर्षण तब जब दोनों कैसा हो, सिमिलर। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल ये ऑब्जर्व करके रिजल्ट निकाले कूलम्ब साहब, वो ये निकाले दोनों बल जो होता है प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, यानी Fc समानुपाती Q1 इंटू Q2, ऐसा नहीं Q1 प्लस Q2, Q1 इंटू Q2, ये ऑब्जर्व करके रिजल्ट निकाले। दूसरा है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी है r, बीच की दूरी कितना है r, बीच की दूरी है r, तो ये Fc जो होगा ना, इस बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से Fc समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 डिवाइड r स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 डिवाइड क्या होगा, r स्क्वायर। अब यहाँ से Fc इक्वल टू कितना हो जाएगा, C Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। C को क्या बोलते हैं, कूलम्ब नियतांक, जो किस पे डिपेंड करता है, माध्यम पे। ठीक है, अब आ जाइए उसके बाद यहाँ C का हम बताए थे इससे पहले जब बात समझा रहे थे, वहां जाके देखिए आपको समझ में आएगा। C इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, C इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन n। ये तब लेते हैं जब बीच में क्या हो, जब दो आवेशों के बीच में क्या हो, निर्वात या क्या हो दी, हवा, निर्वात या हवा। ये किसके लिए, किन्हीं माध्यम के लिए, किन्हीं माध्यम के लिए, ये है निर्वात या हवा के लिए। किन्हीं में क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के जो भी हो, इसको छोड़ के जो भी माध्यम हो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा, कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हम लोग यूज करते हैं किन्हीं माध्यम के लिए, निर्वात या हवा के लिए, तो इसके लिए जो वैल्यू है ना वो फिक्स है। वो कितना है समझा चुके हैं, 9 इंटू 10⁹। कई बार एग्जाम में आ गया है कि कूलम्ब नियतांक का मान कितना होता है जब दो आवेशों के बीच क्या हो, निर्वात या हवा हो, तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब टू द पावर -2। ये कर लिए हम। अब आ जाइए C का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब देखो यहाँ थोड़ा नहीं समझा, ये Q1 है Q2 है, दोनों का हिसाब इस लिए थे हम, समान लिए, तो ये इसको रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया। ये दोनों बलों का परिमाण कैसा होगा, मैग्नीट्यूड कैसा होगा, दोनों का सेम। यहाँ जो बल लगता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ से, एवरी एक्शन इक्वलेंट अपोजिट रिएक्शन, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। परिमाण में कैसा होता है, सेम, बस बट दिशा कैसा होता है, अपोजिट। किस पे लगता है, अलग अलग बॉडी पे। किस पे लगता है, अलग अलग बॉडी पे। तो अलग अलग बॉडी पे भी लग रहा है, परिमाण में सेम भी है, दिशा भी कैसा है, अपोजिट। तो Fc है, ये Fc, क्या ये Fc बराबर है, नहीं, मॉड ऑफ Fc बराबर है। ठीक, क्यों, क्योंकि बताओ दिशा दोनों का समान नहीं है ना, एक का इधर है एक का इधर है। ठीक, ये तो समझ ही गए। अब देखिए, तो ये परिमाण से ही कंसर्व बात हुआ। ये किससे कंसर्व बात हुआ, परिमाण से। किससे कंसर्व बात हुआ, परिमाण से ही कंसर्व बात हुआ। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या लेना है, दोनों के परिमाण के गुणनफल, माने दोनों आवेश की मात्रा ले लेंगे, दिशा नहीं, प्लस माइनस नहीं, बस सिर्फ मात्रा रख के। प्लस माइनस तो भाई फोर्स के लिए आएगा, अगर ये प्लस हो ये माइनस तो अट्रैक्शन, ये माइनस रिपल्सन, ये प्लस रिपल्सन। अब C का SI मात्रक क्या होगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब टू द पावर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या है, हाँ C का SI मात्रक, हाँ क्या होता है, कूलम्ब टू द पावर -2। अब C का CGS मात्रक क्या होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेट कूलम्ब पे पावर -2। अब C, ये C क्या है, बोलेंगे कूलम्ब नियतांक। ये C क्या है, कूलम्ब नियतांक, याद रखिए ये C है कूलम्ब नियतांक। ये क्या है, कूलम्ब, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब नियतांक। तो कूलम्ब नियतांक का SI मात्रा क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब टू द पावर -2, वहां लिख दिए। कूलम्ब नियतांक का CGS मात्रक 9 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेट कूलम्ब पे पावर -2। कूलम्ब नियतांक का विमीय सूत्र क्या होगा जी, ml³ T⁻⁴ A⁻²। ठीक,
तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब जो है हम लोग करेंगे इसके आगे किसके बारे में, तो बोलेंगे परमिटिविटी के बारे में। देखिए विद्युतशीलता, हम जहाँ पे परमिटिविटी को प्रावैद्युत बोले ना, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, ध्यान सुनिएगा। जहाँ पे भी हम समझाने के दौरान या कहीं अगर हम लिख दिए इस वीडियो में क्या परमिटिविटी के जगह प्रावैद्युत तो उसे कट कर दीजिएगा। उसके जगह पे इसका हिंदी जो होता है, बेसिकली हमसे मिस्टेक हुआ, इसका हिंदी होगा विद्युतशीलता। तो जहाँ जहाँ पे प्रावैद्युत बोले हम वहाँ आपको समझना है विद्युतशीलता, जहाँ हम प्रावैद्युत लिखे वहाँ लिखना है आपको क्या, विद्युतशीलता। चलिए तो विद्युतशीलता जरा देखिए क्या होता है। इसके पहले एक जगह हम लिख दिए थे क्या, प्रावैद्युत एप्सिलॉन की जगह, वहां पे काट के क्या कर लेना है, विद्युतशीलता। चलिए अब देखते हैं विद्युतशीलता होता क्या है। विद्युतशीलता माध्यम का गुण होता है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या करता है, प्रभावित करता है। याद रखिएगा कि अगर विद्युतशीलता, इसको बक्से में बंद कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो होगा ना कम तो बल क्या होता है, ज्यादा। याद रखिएगा, और ये होगा ज्यादा तो बल क्या होगा, कम। याद एकदम रखना है कि ये अगर होगा ज्यादा, ध्यान सुनिए, ये अगर होगा ज्यादा कौन, एप्सिलॉन, तो बल क्या होगा, एकदम ध्यान सुनिएगा, ये अगर ज्यादा तो ये होगा कम, ये कम तो ये क्या होगा, ज्यादा। याद रखिए बात। चलिए तो विद्युतशीलता का मान जब दो आवेशों के बीच निर्वात या क्या हो, हवा, ये निकाल के हम बताए थे कितना आया था, 8.85 × 10⁻12 न्यूटन पे पावर -1 मीटर टू पावर -2 C⁻²। अब देखिए कूलम है वो, विद्युतशीलता का सही मात्रक क्या है आपको दिखे गए, इसका CGS मात्रक न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर, कूलम की जगह स्टेट कूलम। विद्युतशीलता का विमीय सूत्र कैसे आया हम बता चुके हैं। तो इस वीडियो को जो है ना हम लोग यहीं पे रोक देते हैं। अगले दिन जब मिलेंगे तो हम आपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ेंगे। आपेक्षिक विद्युतशीलता, हम फिर एक बार बोल रहे हैं, याद रहे हमसे थोड़ा मिस्टेक ये हुआ कि परमिटिविटी का हिंदी जो होता है ना वो होता है विद्युतशीलता, और हम समझाने और लिखने के दौरान लिख दिए प्रावैद्युत, समझाने के दौरान बोल दिए प्रावैद्युत, तो उसे आप सही कर लीजिएगा, उसे आप विद्युतशीलता लिख लीजिएगा। चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब कभी भी नया वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।